तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार, वेलकम है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम रांची यूनिवर्सिटी के विस्तार से। और यूनिट 2 इसका अपलोड है, जिसमें यूनिट 3 और 4 अपलोड है। टोटल 6 यूनिट है। पार्ट 2 अपलोड है। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ाएंगे। बट पहले जान लेते हैं कि भैया कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने नंबर का होगा, कितना समय मिलेगा, ठीक, कैसा रहेगा पेपर। तो सबसे पहला आंसर है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS। इसको हिंदी में भारतीय ज्ञान पद्धति कहते हैं, ठीक। इसमें आप प्राचीन भारत के बारे में जानिएगा कि प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, ज्ञान किस तरह से दिया जाता था। यह पेपर आपका OMR बेस्ड होगा रांची यूनिवर्सिटी में। जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का हुआ था, उसी तरह से ये पेपर भी OMR होगा। समय जैसा उसमें 90 मिनट मिला था, उस तरह से इसमें भी 90 मिनट मिलेगा। और 50 मार्क्स का जैसा अंडरस्टैंडिंग इंडिया हुआ था, उसी तरह से ये भी होगा। क्वालिफाई 20 नंबर होगा। ओके, चलिए दिखाते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो सेमेस्टर 1 फाउंडेशन कोर्सेज को कहते हैं। इसमें आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS फुल मार्क्स 50, ठीक, पास मार्क्स 20। और यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगला जाता है हमारा यहाँ पे एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 50 मार्क्स। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स each। और देयर विल बी 50 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट पेपर ऑफ IKS और 2 क्रेडिट इन सेमेस्टर 1। द एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 50 मार्क्स। देख लिए, तो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव आएगा और हमारे पेपर पे एग्जाम होगा, वही सारी चीज़ लिखा गया है। अभी हम लोग यूनिट 1 करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर ये, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये करेंगे, ठीक। फिर आता है हमारा यूनिट 2, जिसमें इंडियन क्या है, तो कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, ये करेंगे। यूनिट 3 इंडियन लिंग्विस्टिक, भाषा वाला, और ये हो चुका है। और यूनिट 4 भी हो चुका है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। मैंने गलती से अंडरस्टैंडिंग इंडिया के नाम से यूनिट 3 और 4 का वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो थंबनेल में लिख भी दिया था। तो चलिए देख लेते हैं। और इसका क्वेश्चन पेपर भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो सब कुछ समझ गए कि कितने मार्क्स का होगा, ये सब इसमें बता दिया गया है। अब चलिए हम लोग यूनिट 1 शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग यूनिट 1 से, ठीक। इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS का परिचय, ठीक। अच्छा, ये यूनिट 2 है यार। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, मैं इस वीडियो से तुक्का मारना भी सिखाता हूँ। तो जिस क्वेश्चन का ऑप्शन सबसे ज़्यादा लंबा रहेगा, उसी को आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन भी सबसे ज़्यादा लंबा है, आपको इसको टिक लगाना है। या फिर जिसमें लिखा रहेगा B और C दोनों, B एंड C बोथ, या फिर A और B दोनों, ऐसा लिखा रहेगा। या फिर जहाँ पे लिखा रहेगा इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको तुक्का लगाना है। ओके, चलिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना और संरक्षित करना। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़, और एक तुक्का ये लगाइएगा कि जब क्वेश्चन में भी वही वर्ड है और ऑप्शन में भी वही वर्ड है, मतलब शब्द को मिला के देखिएगा। अगर आपको नहीं आए तो ये सारे टिक्स लगाने हैं, अगर आता है तो फिर तो कोई बातें नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान पद्धति मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से संबंधित है, ऑप्शन सी। देखिए, सबसे लंबा ऑप्शन है ना। नेक्स्ट, IKS का आधार मुख्य रूप से किन ग्रंथों से मिलता है। तो ये IKS मतलब कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है भाई, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो भारतीय ज्ञान वेद और उपनिषद में है, ठीक है। आधुनिक विज्ञान की पुस्तकें मत मारिएगा, इसमें लंबा ऑप्शन को मत, हर जगह तुक्का काम नहीं करता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है, संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं, समग्र दृष्टिकोण है। इसमें हॉलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि संपूर्ण चीज़ों को देखता है ये, ठीक है। इसमें समग्र दृष्टिकोण है। नेक्स्ट, IKS में ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है, केवल प्रयोग करना, केवल किताबें पढ़ना, या अनुभव, परंपरा और काव्य शास्त्र। तो भारतीय ज्ञान परंपरा अनुभव, परंपरा और काव्य शास्त्र को मानता है, ठीक है। नेक्स्ट,
इंडियन नॉलेज सिस्टम का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें करना चाहिए इंडियन नॉलेज सिस्टम? तो भारतीय संस्कृति और ज्ञान को समझने के लिए हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम का अध्ययन करना चाहिए। ओके। IKS का स्कोप किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है? ओके। इंडियन नॉलेज सिस्टम का स्कोप किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है? तो ये विज्ञान, दर्शन, कला, संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। ओके ओके, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह क्या करता है हमें? यह ज्ञान और जीवन के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक, कनेक्टिंग नॉलेज विथ लाइफ। नेक्स्ट, IKS का अध्ययन किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? तो IKS समग्र और संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, होलिस्टिक एंड बैलेंस अप्रोच को। आगे देख लेते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम किस पर आधारित है? तो यह जो है किस पे आधारित है? भारतीय परंपरा और ज्ञान पे। नॉलेज सिस्टम पुराने समय से जो चला आ रहा है उसी को मानेगा। ओके, भारतीय ज्ञान, परंपरा, वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, यही सबको मानेगा। नेक्स्ट, अगला जाता है, धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म मतलब होता है क्या? कर्तव्य और नैतिक आचरण। ठीक है, कि किसी के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है और हम किस तरह का आचरण करते हैं। नेक्स्ट, कर्म का अर्थ क्या है? कर्म जो हम काम करते हैं, कार्य या कर्म, ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट है हमारा, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष मतलब होता है जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पाना। ठीक है, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पाना, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। नेक्स्ट, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, योग शब्द का अर्थ क्या है? योग मतलब होता है शरीर और मन का संतुलन। ठीक है, शरीर और मन का संतुलन योग कहलाता है, बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड, इसी को योग कहते हैं। आत्मा का अर्थ क्या है? योग करना बहुत जरूरी है, कुछ दिनों से मेरा छूट गया, मैं भी शुरू करूँगा। बरसात में छूट ही जाता है ना, लेकिन घर में भी तो कर सकते हैं। आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा जो मनुष्य के शरीर के अंदर रहता है, चेतना, उसी को आत्मा कहते हैं। ठीक है, इसको कोई देख नहीं पाया है। तो फिर बोला जाता है कि एक जीवित शरीर में और मृत शरीर में अंतर क्या है? तो एक जीवित शरीर और मृत शरीर में आत्मा का ही अंतर है। ठीक है, कि उसके अंदर आत्मा निकल गई, उसके अंदर आत्मा नहीं है, सोल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला है, ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म मतलब सर्वोच्च और परम सत्य। ठीक है, वही सर्वोपरि है, वही सब कुछ है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। ठीक, अल्टीमेट रियलिटी को ब्रह्म कहते हैं, ऑप्शन है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु मतलब होता है शिक्षक या मार्गदर्शक। क्या होता है? टीचर और गाइड, इसी को गुरु कहते हैं। शिष्य का अर्थ क्या है? शिष्य का अर्थ होता है विद्यार्थी, राजा या साधु। तो शिष्य मतलब होता है विद्यार्थी, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। वेद क्या है? तो प्राचीन भारतीय धार्मिक ज्ञान ग्रंथ, ये वेद है। प्राचीन भारतीय धार्मिक और ज्ञान का ग्रंथ है वेद। वेद कई गो है? 4 गो है। ठीक है, सबको मालूम है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषद किससे संबंधित है? तो दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है हमारा उपनिषद। ठीक है, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज से संबंधित है उपनिषद। ठीक है, 108 उपनिषद है। नेक्स्ट, अब आते हैं 21 से 30 तक। ठीक है, ये यहाँ पे दे दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस। टोटल 8 गो है, यूनिट 1 का 8 टॉपिक है, यानी कि 80 क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञान प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये समग्र दृष्टिकोण को फॉलो करता है, हॉलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है। ओके। नेक्स्ट, IKS की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो प्रकृति के साथ संतुलन, केवल तकनीकी ज्ञान, केवल राजनीतिक विचार या केवल आर्थिक अध्ययन। तो ये प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलती है। ठीक, हार्मोनी विथ नेचर। IKS की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलती है। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञान प्रणाली का दृष्टिकोण कैसा है? तो ये समग्र, मैंने बताया ना, ये वर्ड याद लीजिएगा, समग्र मतलब संपूर्ण। ठीक है, समग्र और संतुलित दृष्टिकोण को फॉलो करती है। नेक्स्ट, IKS में ज्ञान का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो ज्ञान का वर्गीकरण है वह दर्शन, विज्ञान और कला के आधार पर किया जाता है। ठीक, दर्शन, विज्ञान और कला। देखिए, एक ही सारे वर्ड्स कई बार घूम घूम के आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय ज्ञान प्रणाली की कौन सी विशेषता इसे अद्वितीय बनाती है, मतलब सबसे अलग करती है? तो ये क्या करता है? केवल धार्मिक है? नहीं। केवल वैज्ञानिक है? नहीं। केवल ऐतिहासिक है? नहीं, बल्कि यह जीवन और ज्ञान का एकीकरण करती है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ एंड नॉलेज, ये इसीलिए सबसे अलग कही जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम में ज्ञान को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, इन सभी से हम लोग ज्ञान को क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञान प्रणाली में विशेष महत्व क्या है? ठीक है, प्रकृति और मानव के बीच संतुलन, ये हमारा विशेष महत्व है। IKS की विशेषता में एक क्या है? तो IKS की विशेषता इनमें से क्या है? तो नैतिक मूल्यों पर यह आधारित है। ओके, नॉलेज बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यू, नैतिक मूल्यों पर आधारित। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञान प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका उद्देश्य? जीवन के सभी पहलुओं का विकास करना। ये क्या करता है? जीवन के सभी पहलुओं का विकास करता है। अच्छा, हमारा माइंड कभी शांत नहीं रहता है, एक काम करते हुए भी कई बार अलग अलग चीज़ सोचता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा थॉट्स कभी कभी उधर भाग जा रहा है, फैमिली की तरफ, कभी माँ की तरफ, कभी कॉलेज की तरफ। ठीक, तो ये IKS में ही आता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के मन को शांत कैसे करें? तो योग, इसका तरीका क्या है? योग। ठीक है, नेक्स्ट, IKS की विशेषता क्या है? IKS तो ये क्या करता है? अनुभव परंपरा आधारित ज्ञान देता है। ठीक है, अनुभव कर लिया है और परंपराओं से जो चलता आ रहा है उस ज्ञान को देने का काम करता है। अब आता है 31 से 40, इसमें हम जानेंगे वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में और दर्शन के बारे में। क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का दार्शनिक आधार किसे माना जाता है? ठीक है, व्हाट इज कंसिडर्ड द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम? तो वेद और उपनिषद को माना जाता है। ठीक, दार्शनिक आधार वेद और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 गो वेद है, सबको मालूम है। ठीक, निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, लेकिन उपनिषद वेद नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है, उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो उपनिषद दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है हमारा वेदांत शब्द का अर्थ क्या है? वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत या निष्कर्ष, जिससे वेदों का निष्कर्ष निकलता है, सारांश या समरी होता है, उसी को हम लोग वेदांत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वेदांत में जो चीज़ लिखा गया है वो उपनिषद का सारांश है। हाँ, उपनिषद सॉरी वेदों का सारांश है, समरी दिया गया है। ठीक है, भारतीय दर्शन की मुख्य संख्या कितनी है? तो भारत में कितने प्रकार के दर्शन माने जाते हैं? भारत में 6 प्रकार के दर्शन हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन सुना होगा आपने, मतलब 6 का तो मुझे नाम याद नहीं है, 1-2 का ही नाम याद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का एक विद्यालय है? सांख्य दर्शन, हाँ, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सभी भारत में दर्शन के न्यायालय हैं। टोटल 6 गो है ना, तो 6 गो में ये तीनों प्रकार हैं। ओके, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? हाँ, ये भी एक दर्शन है, योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि। ठीक है, योगा किसने किया? पतंजलि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को समझना ही उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, टू एक्सप्लेन द नॉलेज ऑफ आत्मा एंड ब्रह्म। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मोक्ष प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, युद्ध या केवल शिक्षा? तो भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, अटेनिंग मोक्ष, या सेलिब्रेशन बोला गया है, सेलिब्रेशन होता है यार। अब अगला आ जाता है हमारा, देखिए 10-10 क्वेश्चन सभी यूनिट से किए गए हैं, मतलब एक यूनिट के सभी टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे, क्या है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या मतलब है? ठीक है, मतलब है कि विभिन्न विषयों का समन्वित अध्ययन, एक साथ जुड़ा हुआ, सभी विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, IKS का इंटरडिसिप्लिनरी स्वरूप किन विषयों से जुड़ता है? तो देखिए ये 3 को विषय याद कर लीजिएगा, दर्शन, विज्ञान और कला, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके,
नेक्स्ट अगला है आयुर्वेद किस प्रकार का ज्ञान है। तो आयुर्वेद चिकित्सा और प्राकृतिक विज्ञान का समन्वय है। इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन एंड नेचुरल साइंस, ये इसका समन्वय है आयुर्वेद। ठीक है, यानी कि चिकित्सा भी है और प्राकृतिक ज्ञान भी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग का संबंध मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से है। तो योग शरीर मन और आत्मा का मिलन है। शरीर मन और आत्मा जब मिलता है तो हम लोग इसी को योग बोलते हैं। ठीक है, योग मतलब होता है जोड़ना, तो तीनों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में गणित और खगोल विज्ञान का विकास किसके साथ हुआ। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में गणित और खगोल विज्ञान का विकास धार्मिक और दार्शनिक परंपरा के आधार पर होता है। धार्मिक और दार्शनिक परंपरा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम में हॉलिस्टिक नॉलेज यानी कि समग्र ज्ञान का क्या अर्थ है। ठीक है, ओम बोले तो समग्र ज्ञान मतलब सभी ज्ञान एक जगह। ठीक है, देखिए जिस ऑप्शन में केवल केवल लिखा हो ना उसको कभी टिक मत लगाइएगा, जैसे ये सब है जहाँ पे सभी चीज़ों का बात किया जाए, समग्र संपूर्ण, ठीक है, या 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ा जाए, वैसे वर्ड का आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट अगला है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल पद्धति किस प्रकार के अध्ययन को बढ़ावा देती है। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल का अध्ययन समग्र और बहुविषय हॉलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग को बढ़ावा देती है। ओके, नेक्स्ट भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण ज्ञान किससे जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति और मानव संतुलन से जुड़ा हुआ है। ओके, बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक, यानी कि जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये विभिन्न विषयों को ज्ञान के साथ जोड़ता है। ठीक, अलग अलग नहीं करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में कला, विज्ञान और दर्शन, ये 3 विषय याद कर लीजिएगा। कला, विज्ञान और दर्शन का संबंध किससे जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरडिसिप्लिनरी हैं। ठीक, अंतर विषयक दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगला जाता है हमारा यहाँ पे 51 से 60। ओके, 51 से 60 क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पारंपरिक जो हमें ज्ञान मिलता है वो वेद से भी मिलता है, पुराण से भी मिलता है, उपनिषद से भी मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट भारतीय पारंपरिक ज्ञान का मौखिक स्रोत क्या है। तो हमें जो भी पारंपरिक ज्ञान मिलता है वो मुंह से मिल रहा है। किन मुख्य से, तो उसमें लोक कथाएँ भी हम सुनते हैं, लोकगीत भी सुनते हैं, परंपराएं भी सुनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारतीय ज्ञान का लिखित स्रोत है। यानी कि लिखित रूप में हमें किससे पढ़ने को मिलता है। तो वेद में भी मिलता है, उपनिषद में भी मिलता है, पुराण में भी मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो आयुर्वेद चरक संहिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चरक संहिता जिसको महर्षि चरक ने लिखा था। ऑप्शन है। नेक्स्ट भारतीय पारंपरिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो भारतीय पारंपरिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। धार्मिक ग्रंथ, लोक परंपराएं, शास्त्रीय संगीत, उपरोक्त सभी। तो जहाँ भी आपको ये ऑप्शन मिल जाए उपरोक्त सभी वो टिक लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन समझिए कि भारत में जो पारंपरिक ज्ञान आ रहा है उसका मेन सोर्स क्या है। किताब पढ़ के भी हम देखते हैं भाई। ठीक है, धार्मिक किताब से भी मिलता है पारंपरिक ज्ञान, लोक परंपराओं से भी पारंपरिक ज्ञान मिलता है, और शास्त्रीय साहित्य जो हैं, ठीक है, उससे भी हमें मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट महाभारत और रामायण किस प्रकार के स्रोत हैं। तो महाभारत और रामायण ये दोनों महाकाव्य क्या हैं, महाकाव्य। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय पारंपरिक ज्ञान में गुरुकुल परंपरा किस प्रकार का स्रोत है। भारतीय पारंपरिक ज्ञान में गुरुकुल परंपरा क्या होता था। गुरुकुल में शैक्षिक परंपरा, राजनीतिक परंपरा, आर्थिक परंपरा या सैन्य। तो गुरुकुल में शिक्षा दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा शैक्षिक परंपरा। देखिए आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आंसर आप खुद भी कर सकते हैं थोड़ा सा सोच के।
इसके लिए आपको कोई विशेष किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लोक ज्ञान मुख्य रूप से कैसे प्रसारित होता है? तो लोक ज्ञान कैसे प्रसारित होगा? मौखिक परंपरा, केवल लिखित, इंटरनेट या आधुनिक पुस्तकें? तो लोगों में जो ज्ञान फैला हुआ है वो मौखिक परंपरा से फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय पारंपरिक ज्ञान में स्मृति यानी कि याददाश्त किसे कहा जाता है? स्मृति आदि ग्रंथ या वेद, उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ? स्मृति ग्रंथ जो होता है वो मनुस्मृति को कहा जाता है। मनुस्मृति मनु महाराज के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण किसके माध्यम से होता है? तो भारतीय पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण ग्रंथ और शास्त्र, लोक परंपराएं, शिक्षा प्रणाली या उपरोक्त सभी? तो भारत में जो पारंपरिक ज्ञान है उसका हम लोग संरक्षण सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? ग्रंथ में भी दे दिए हैं, इससे भी सुरक्षा हो रहा है, लोक परंपराओं से भी दूसरे तक पहुंचा रहा है, इससे भी सुरक्षा हो रहा है, और शिक्षा प्रणाली में भी अब आ गया है। तो वो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हालांकि यह ऑप्शन हमेशा सही ही होता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 61 से 70। इसमें है भारतीय परंपरा का हॉलिस्टिक मतलब समग्र, ठीक है, वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व भर में किस विचार को बढ़ाता है? तो जीवन के सभी पहलुओं में एकता होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, यही बढ़ाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्र दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? समग्र दृष्टिकोण की जीवन के सभी क्षेत्र में शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। ठीक है, जीवन के सभी क्षेत्रों में शरीर, मन और आत्मा तीनों से अगर आप एग्री करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ओके। वासुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? तो वासुधैव कुटुंबकम मतलब क्या है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। ओके, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ओके। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। भारतीय परंपरा में प्रकृति और मानव के संबंध को कैसा देखा जाता है? तो भारतीय परंपरा में प्रकृति और मानव के संबंध को संतुलन और सामंजस्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, एज बैलेंस एंड हार्मोनी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का क्या अर्थ है? धर्म मतलब होता है नैतिक और सामाजिक कर्तव्य, इसी को धर्म कहते हैं। ठीक है, हम बताए थे कि आपका ड्यूटी क्या है और उसको नैतिक तरीके से कैसे करते हैं। ठीक, यही धर्म है। नेक्स्ट, भारतीय परंपरा में जीवन के 4 पुरुषार्थ कौन है? तो मनुष्य का जीवन यही 4 चीज़ों में खत्म हो जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन के। ठीक है, क्या क्या? धर्म, या तो मनुष्य धर्म करेगा या धन कमाएगा या कुछ काम करेगा, लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ठीक है, सबसे पहले होता है काम, फिर होता है अर्थ, काम कीजिए, धन कमाइए, धर्म, उसके बाद फिर मोक्ष। तो ये 4 को पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन का। ठीक है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष मतलब जीवन और मृत्यु के चक्कर से छुट्टी, ठीक, छुटकारा। भारतीय परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः का क्या अर्थ है? सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब कि सभी सुख हों, ठीक, सभी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी दुखों से मुक्ति हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी का दुख दूर हो, ठीक है, सभी निरोग रहें, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ है। भारतीय समग्र दृष्टिकोण में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी कि व्यक्ति को सभी रूप से विकास करना, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, ठीक है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सभी रूप से व्यक्ति को विकास करना। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्रता का अर्थ क्या है? समग्रता मतलब संपूर्ण, जीवन के सभी आयामों में, 3 गो है, ठीक है, आत्मा, मन और शरीर, तीनों का एक जगह होना। नेक्स्ट, खत्म हो गया, इतना ही है। तो देखिए दोस्तों, 25 मिनट हो चुका है और मेरा एक सिद्धांत है कि 20 से 25 मिनट क्लास करने के बाद हम लोग रेस्ट लेते हैं। ठीक है, कितना? तो एक मतलब बार आपको रेस्ट लेना ही है, 5 मिनट का लीजिए चाहे 10 मिनट का, जिसमें आप टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम वगैरह करके आइए, उसके बाद फिर से क्लास लेंगे। ठीक है, फ्रेश होके आइए, हमारी आंखें भी रिलैक्स होंगी, हमारा माइंड भी रिलैक्स होगा। ओके, चलिए बाय। 5 मिनट बाद आते हैं, उसके बाद यूनिट 2 शुरू करेंगे। तो 5 मिनट ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं और अब यूनिट 2 करने वाले हैं।
यूनिट 2 में हम लोग करने वाले हैं इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास में भारत का क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है हमारा यहाँ पे एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स, जिसमें सर्वसूत्र, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वसूत्र मुख्य रूप से किस विषय से जुड़े हुए हैं? ज्यामिति, चिकित्सा, राजनीति या साहित्य? तो सर्वसूत्र ज्योमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं ज्यामिति के। ठीक है, नेक्स्ट, शुल्ब सूत्र किस वेद से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद। ठीक है, याद रखिएगा, यजुर्वेद ये जड़ी बूटी से भी जुड़ा हुआ है। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आर्यभट्ट ने अपने ही नाम पे एक ग्रंथ लिखा है, आर्यभट्टी। ठीक है, आर्यभट्टीय। नेक्स्ट, और ब्रह्मगुप्त ने लिखा है ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शून्य के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने समझा? तो शून्य को ब्रह्मगुप्त ने बहुत अच्छे से समझा, शून्य के सिद्धांत को। ठीक है, किसने? ब्रह्मगुप्त ने। दशमलव संख्या प्रणाली का विकास कहाँ हुआ? तो दशमलव संख्या प्रणाली का विकास भारत में होता है, ऑप्शन है भारत। ओके, ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत प्रसिद्ध ग्रंथ एक है गणित ग्रंथ, किताब क्या है? तो मैंने बताया था कि ब्रह्मगुप्त ने अपने ही नाम पे लिखा है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ऑप्शन है। ओके, आर्यभट्ट का जन्म किस वर्ष होता है? आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, 476 एडी। एक होता है एडी, एक होता है बीसी। एडी मतलब ईस्वी, 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म होता है। ओके, शुल्ब सूत्रों में किस प्रमेय का उल्लेख मिलता है? तो शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, जो कि हम लोग त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। नेक्स्ट, भारतीय गणित में शून्य का महत्व क्या है? तो स्थान मान पद्धति के आधार पर ये वर्क करता है, बेसिक्स ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय गणितज्ञों ने किस सिद्धांत का विकास किया? तो भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव पद्धति का विकास किया है। किसका? दशमलव पद्धति का, डेसिमल सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है हमारा एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेदांग, ज्योतिष, सूर्य और सूर्य सिद्धांत के बारे में। तो वेदांग ज्योतिष किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो ये सब खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है, ग्रह नक्षत्र ये सब से जुड़ा हुआ है और ये सब खगोल विज्ञान है। ठीक, एस्ट्रोनॉमी। वेदांग ज्योति का मुख्य उद्देश्य क्या है? यज्ञ के समय निर्धारण, औषधि का निर्माण या मंदिर या युद्ध की योजना? तो वेदांग ज्योति यज्ञ के समय का निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य सिद्धांत किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो सूर्य एक खगोल विज्ञान का पार्ट है, तो यह एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है, खगोल विज्ञान। ठीक है, सूर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसका वर्णन करता है? तो ग्रहों की गति, औषधि, युद्ध तकनीक या कृषि? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सूर्य सिद्धांत है तो ग्रहों की गति होगा, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। ओके, भारतीय खगोल विज्ञान के मुख्य विद्वान कौन थे? तो भारतीय खगोल विज्ञान आर्यभट्ट कहे जाते हैं, आर्यभट्ट, ऑप्शन है। ठीक, भारतीय खगोल विज्ञान में सूर्य सिद्धांत का महत्व क्या है? तो ग्रहों की गति की गणना करना। ठीक है, ग्रहों की गति की गणना करना, सूर्य सिद्धांत ग्रहों की गति कितनी है ये गणना करता है। ठीक, प्राचीन भारत में ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन किस विज्ञान के भाग में किया जाता था? तो ग्रह नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान का भाग था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष। नेक्स्ट, वेदांग ज्योतिष किस काल का ग्रह माना जाता है? अच्छा, 9 ग्रह है, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति। ठीक है, ये सब जानते हैं ना। तो ये 9 ग्रह है और वो 8 ग्रह है, वो वाला बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। ठीक है, ये जो है हमारा ये 8 ग्रह है और जो ज्योतिष वाला है वो 9 ग्रह है, राहु, केतु, शनि, ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पति, वो भी उसी तरह से है। तो वेदांग ज्योतिष किस काल का ग्रंथ माना जाता है? वेदांग ज्योतिष
किस काल का ग्रंथ है? वेद के काल का, ऑप्शन ए। सूर्य सिद्धांत में किसकी गणना विधियां हैं? तो ग्रहों और ग्रहों की स्थिति की गणना की विधियां हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ प्लैनेट एंड एक्लिप्स। नेक्स्ट, ऑप्शन ए हो गया। आगे देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन भारत के खगोल विज्ञान का मुख्य उद्देश्य समय और ग्रहों की गति का अध्ययन करना, ठीक है, स्टडी ऑफ टाइम एंड प्लानिटरी मोशन। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे आयुर्वेद, जिसमें हम लोग चरक, सुश्रुत और त्रिदोष के बारे में पढ़ते हैं, वात, पित्त और कफ। 3 गो दोष है, वात, पित्त और कफ, ठीक है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ, यह आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है। आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है हमारा आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आयुर्वेद का सबसे फेमस ग्रंथ है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा के जनक किन्हें कहे जाते हैं? तो सुश्रुत को कहे जाते हैं और उन्होंने किताब लिखी है सुश्रुत संहिता, ठीक है। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से। नेक्स्ट, अगला जाता है आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य किसके संतुलन से बना हुआ है? तो स्वास्थ्य जो है, मनुष्य का स्वास्थ्य, वो त्रिदोष से जुड़ा हुआ है, वात, पित्त और कफ। जो व्यक्ति वात, पित्त और कफ को संतुलित रखेगा उसको कोई बीमारी नहीं होगा। मैं भी देखूंगा यार, मेरा भी थोड़ा फीवर वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, किसी का पेट खराब रहता है ना, किसी का माथा दर्द करता है, किसी का पैर हाथ दर्द करता है, किसी का कमर दर्द करता है, तो ये आपका वात, पित्त, कफ। किसी का खांसी हो जाता है हमेशा, ठीक है। तो वात, पित्त, कफ अगर कंट्रोल में रखेंगे ना तो ये सब कुछ नहीं होगा। त्रिदोष में कौन कौन है? तो वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ, ओके। आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे चरक संहिता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सॉरी, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट से। यार एक बात होता है, बाहर में रह के ना पढ़ाई लिखाई मत कीजिएगा दोस्त, घर में रह के जितना पढ़ाई करना है कीजिए। बाहर में रह के ना पढ़ना लिखना बहुत दिक्कत हो जाता है। गैस रात को बना रहे थे भात, आधा बनाए गैस खत्म, ठीक है। तो किसी तरह से माड़ भात बन गया था, थोड़ा डांट डांट उसको खाए, आलू सीजने दिए थे उसको चटनी बना के खा गए। अभी फिर जाएंगे गैस भराने, कॉलेज जाना है, बहुत टेंशन। आप लोग का वीडियो देना है, फिर SKMU दुमका का एग्ज़ाम है, उनका नोट्स देना है, ऐप पे अपलोड करना है, ठीक। और मेरा असाइनमेंट भी लिखना है, तो समझ रहे हो। और वाइफ भी नहीं है, मतलब बहुत टेंशन हो जाएगा आपको। मतलब टेंशन क्या कि काम धाम बहुत सारा एक साथ हो जाएगा, ठीक है। खुद से खाना बनाओ, खुद से खाओ, 1000 गो काम। तो आप लोग का वीडियो, आप लोग बोलते हैं वीडियो नहीं देते हैं समय पे, अरे भाई काम देख रहे हैं कितना है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि बाहर में पढ़ाई लिखाई मत कीजिए, अपने घर से ही पढ़ाई लिखाई कीजिए। बाहर में रहेंगे रूम रेंट लगेगा, ये सारा झंझट। उसके बाद शहर में रहेंगे तो कोई दोस्त नहीं मिलेगा आपको जल्दी, ठीक है। गांव में होता है कि सब आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। शहर में आपको कोई दोस्त नहीं मिलेगा जल्दी। गाड़ी का खर्चा, तेल उल आना जाना, उसके बाद आ, मतलब रूम जहाँ पे रहेंगे रूम रेंट लगेगा, तो खाना पीना का अलग से खर्चा आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा घर पे ही रह के पढ़िए जितना पढ़ना है। फैमिली इसलिए ही बनाया गया है ताकि एक दूसरे की सपोर्ट कर सकें, ठीक है। और बाहर रह के पढ़िएगा तो फिर हॉस्टल लेके रहिए, लेकिन मैं कहूँगा बाहर रह के मत पढ़िए, बहुत खर्चा आता है। और सच बता रहा हूँ, घर जितना प्यारा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं, चरक संहिता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता औषधि और चिकित्सा से संबंधित है, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट से संबंधित है। अगला जाता है सुश्रुत ने किस प्रकार की चिकित्सा का विकास किया? तो सुश्रुत ने, महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा है और शल्य चिकित्सा का विकास किया इन्होंने। नेक्स्ट आता है आयुर्वेद के अनुसार रोग का कारण क्या है? तो रोग का कारण है त्रिदोष, यानी कि वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ना, ठीक है, जिसको असंतुलन कहते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? तो
शरीर, मन और आत्मा का संतुलन को ही स्वास्थ्य कहा गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाता है मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म और आर्किटेक्चर। ठीक, आर्किटेक्चर को वास्तुकला कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ, ज्ञान सागर ऐप, जो लोग नहीं खरीदे हैं उनके लिए। तो ये ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में भी अगर आप ज्ञान सागर ऐप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका लिखाएगा जोहार, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और आपका ऐप यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर क्रिएट एन अकाउंट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि फुल नेम और फ़ोन नंबर डालना होगा। यहाँ पे अपना फुल नेम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा और फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर जो ही क्लिक करेंगे ना क्रिएट एन अकाउंट, आपका ऐप खुल जाएगा। इस तरह से OTP आएगा, डालिएगा, खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में और यहाँ से रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लेना है। सिर्फ 60 रुपया में आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन का कोर्स मिलेगा, सिर्फ 60 रुपये में। ठीक है, तो ये 60 रुपये का कोर्स है, रांची यूनिवर्सिटी NPU दोनों के लिए, सिर्फ 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा। 4 साल के लिए फ्री हो गया है, मतलब 4 साल 60 रुपया, हाँ जी 60 रुपया 4 साल। सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट। एक बार पेमेंट कीजिए, फिर आपको सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 7 पढ़ते रहिए। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद ये आपका ऐप खुल जाएगा। फिर जो भी पेपर देखना है जिस सेमेस्टर का, मान लीजिए सेमेस्टर 1 का देखना है, सेमेस्टर 1 पे क्लिक कीजिए। फिर आपका जो पेपर आएगा, मान लीजिए IKS का देखना है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका PDF ओपन होने लगेगा। कुछ देर बाद इस तरह से PDF ओपन हो जाएगा और ये जो तीर का निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके, चलिए, तो 60 रुपये में ये सारा कुछ है। अगर आपको ऐप पसंद आएगा तो 5 स्टार रेटिंग भी दे दीजिएगा। दोस्तों, मैंने ऐप का प्राइस बहुत कम रखा है, 60 रुपया, 4 साल का फीस है। तो 60 मतलब 6,000 भी रख सकता था, लेकिन क्या है कि उतना महंगा कोई खरीदेगा नहीं। झारखंड में वैसे भी आदमी पढ़ाई लिखाई से दूर भागता है और यदि हम इतना फीस रख दें तो खरीदेगा भी नहीं। इसलिए मैं सस्ता फीस रखा हूँ ताकि कोई ये ना बोल पाए कि महंगा फीस है। 60 टका महंगा है जी। खैर छोड़िए, हाँ इसीलिए रखें ताकि हर कोई खरीद सके। तो मेटलर्जी और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि दिल्ली का लौह स्तंभ किसका उदाहरण है। तो दिल्ली में एक मेहरौली लौह स्तंभ है, वो प्राचीन धातु कर्म का उदाहरण है। ठीक है, एंशियंट मेटलर्जी का उदाहरण है। अगला है, दिल्ली का लौह स्तंभ किस स्थान पर स्थित है। तो ये कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में स्थित है। स्थान का नाम है, जगह का नाम है मेहरौली। ठीक है, दिल्ली का लौह स्तंभ किस धातु से बना हुआ है। तो लोहा, तांबा, चांदी या सोना। तो ये लोहा से बना हुआ है। ठीक है, और अभी तक जंग नहीं लगा है, इसी कारण ये इतना फेमस है। लौह स्तंभ की विशेषता क्या है कि यह जंग नहीं लगने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कब बना है, जब गुप्त साम्राज्य का चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे बना है, गुप्त काल के समय में। भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता कौन सी है। तो भारत में 3 प्रकार के मंदिर बनते हैं। ठीक, कौन सी है मंदिर वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है आपका, ये नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। 3 गो शैली है भारत में मंदिरों की। नागर शैली यहाँ पे ऑप्शन में है तो नागर शैली को मारेंगे। भारत में 3 प्रकार के हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और बेसर शैली दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, जो मंदिर बनाए जाते हैं उत्तर भारत में वो नागर शैली में, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में, साउथ इंडिया में। तो क्वेश्चन है, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया इज कॉल्ड व्हाट। दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया दक्षिण भारत की मंदिर की वास्तुकला को क्या बोलिएगा, द्रविड़ शैली, ऑप्शन ए। ठीक है, नागर शैली उत्तर भारत में, बेसर शैली दोनों का मिला जुला रूप है। नागर शैली की मंदिर वास्तुकला मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो ये उत्तर भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट, मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली किसका मिश्रण है। तो नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है बेसर। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है बेसर शैली। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है रोमन और ग्रीक शैली ना। क्वेश्चन क्या है जी, मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली किसका मिश्रण है। तो नागर और द्रविड़ शैली, ऑप्शन ए, दोनों का मिला जुला रूप है। अगला जाता है हमारा, प्राचीन भारत में धातु कर्म का उपयोग किसमें किया जाता था। धातु कर्म मतलब मेटलर्जी का उपयोग
औजार और हथियार के बनाने में किया जाता था। ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। PYQ मैंने 2 को अपलोड कर दिया है ऐप में, देख लीजिएगा दोनों, और यूट्यूब पे एक ही अपलोड किया है, एगो कुछ देर बाद कर दूंगा। भारतीय वास्तुकला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, ये भारतीय वास्तुकला का मुख्य उद्देश्य था। ओके, अब यहाँ से शुरू होता है पार्ट 5। टोटल कितना क्वेश्चन है देखिएगा, 60 गो क्वेश्चन है, और अभी तक हम लोग ने पार्ट 5 किया है ना, 20 क्वेश्चन बाकी है अभी भी। हाँ चलिए, तो 10 क्वेश्चन करते हैं पहले, पूरा ही देते हैं, और थोड़ा सा के लिए क्यों आधा अधूरा रखेंगे। तो क्वेश्चन आता जाता है हमारा, बट हम 2 मिनट का रेस्ट लेंगे यार। थोड़ा सा माथा दर्द कर रहा है मेरा, नहाए नहीं है ना। चलिए, तो अब आता है हमारा 5वां टॉपिक, ठीक है। इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 1 और यूनिट 2, यानी कि पार्ट 1, और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है। पार्ट 3 कोशिश करेंगे शाम तक अपलोड करने का, आज कॉलेज नहीं जाएंगे यार। ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट एंड क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि प्राचीन भारत में जल प्रबंधन किस तरह से किया जाता था, और सतत विकास, सॉरी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी से यार, कि सतत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस तरह से किया जाता था। तो प्राचीन भारत में जल संरक्षण की पारंपरिक पद्धति क्या थी? तो प्राचीन भारत में बांध बनता था, नहर बनते थे, बावड़ी बनते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बावड़ी का प्रयोग किया जाता था। बावड़ी ये राजस्थान के साइड में ज़्यादा बना, ठीक है, पीने के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो वहाँ पे जोहड़ और बावड़ी, ठीक है, जोहड़ और बावड़ी चलता है, जोहड़। नेक्स्ट, स्टेप वेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टेप वेल मतलब कि जल संग्रह और संरक्षण, वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन भारत में तालाब और कुंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जल को सुरक्षित करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए प्राचीन भारत में तालाब और कुंड का उपयोग किया जाता है। ओके, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है? सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है? पर्यावरण के अनुकूल तकनीक? नहीं जी, हाँ, कि जैसा हमारा पर्यावरण है उसी के अकॉर्डिंग हमारा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो। ओके, पारंपरिक जल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और संतुलित उपयोग, यही पारंपरिक जल संरक्षण का उद्देश्य है, कि जितना जल संरक्षण करो ना, ठीक है, संतुलित रूप से करो, बैलेंस मात्रा में करो। प्राचीन भारतीय समाज में वर्षा जल संरक्षण किस लिए किया जाता था? भविष्य के लिए उपयोग में, ताकि भविष्य में खेती कर सकें। जैसे कि तालाब में हम जल को संग्रहित कर लेते हैं, वर्षा का जो पानी होता है, गांव का सारा पानी कहाँ जाएगा? तालाब में। तालाब में जाके क्या होगा? एक जगह इकट्ठा होगा, वहाँ से नहाएंगे, ठीक है। और तालाब में नहाने का फ़ायदा क्या है मालूम है? जैसे तालाब में नहा रहे हैं तो आप जांघिया पहन के नहाएंगे, या गर्ल्स है तो क्या बोलते हैं, साया ना, पेटीकोट ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी को सनलाइट मिलता है, हमारे बॉडी को क्या मिलता है? धूप मिलता है, सनलाइट मिलता है। कुआं में भी अगर आप नहाते हैं तो हमारे बॉडी को सनलाइट मिलता है, धूप मिलता है, जिससे क्या होता है, हमें विटामिन डी मिलता है। और यदि हम बाथरूम में नहाते हैं तो हमें विटामिन डी नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा? विटामिन डी की कमी होगा, फिर बाहर से आपको विटामिन लेना होगा। जैसे कि मैं रांची में 1 साल रहा और हमको विटामिन डी का कमी हो गया, क्योंकि रांची में कहाँ नहाएंगे? बाथरूम में नहाएंगे, सिंपल सा बात है, घर के अंदर बंद रह के। तो यहाँ पे वही हालत है, इसलिए तालाब में नहाते हैं तो धूप की रोशनी आती है सुबह सुबह, और उससे क्या होता है? धूप की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। गांव में गंजी पहन के रहिएगा, शहर में गंजी पहन के नहीं रह ठीक है, तो गांव में रहने का ज़्यादा ही मज़ा है। प्राचीन भारतीय, हाँ, शहर आना जरूरी है घूमने के लिए, ठीक है, शहर जाइए घूमने के लिए, 1 सप्ताह के लिए मन भर जाएगा आपको बस। प्राचीन भारतीय समाज में वर्षा जल संचयन किस लिए किया जाता है? तो भविष्य के उपयोग के लिए वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं, जल संरक्षण के पारंपरिक साधनों में क्या है? तो कुएं और बावड़ियां यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आंसर। प्राचीन भारत की जल प्रबंधन प्रणाली क्या सिद्धांत पर आधारित है? तो ये प्राकृतिक संतुलन के साथ
सिद्धांत ये हो जाएगा। पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली का आधुनिक महत्व क्या है, तो जल संकट का समाधान। ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है हमारा यहाँ पे कि भारतीय गणित में स्थानमान पद्धति। ठीक है। अच्छा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। जो लोग मालूम है कमेंट कीजिएगा, जिनको नहीं मालूम है गूगल से देख के कमेंट कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा क्योंकि इससे आपको याद होगा और हो सकता है आप पूछ ले। क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय गणित में स्थानमान पद्धति का विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो शून्य की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो से जुड़ा हुआ है। ओके। आर्यभट्ट ग्रंथ किस क्षेत्र से संबंधित है, तो गणित और खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। वेदांग और ज्योतिष का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, तो यज्ञ और अनुष्ठान का समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, वात पित्त और कफ, जो कि शरीर का संतुलन है। ठीक है। नेक्स्ट सुश्रुत संहिता का मुख्य विषय क्या है, तो सुश्रुत संहिता का मुख्य विषय क्या है, शल्य चिकित्सा, गणित नहीं, सुश्रुत संहिता का मुख्य विषय है शल्य चिकित्सा, सर्जरी। ठीक है, गणित नहीं है। दिल्ली का लौह स्तंभ किस काल की तकनीक की उन्नति है, तो ये जो है प्राचीन भारत का या मध्यकाल, मध्यकाल हो जाएगा यार, प्राचीन भारत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, प्राचीन भारत है, सॉरी, गुप्त काल जो है वो प्राचीन भारत में काउंट किया जाता है ना, माफ़ कीजिएगा, मुझसे भी मिस्टेक होती है। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो नागर शैली उत्तर भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। ठीक है, याद रह जाएगा। पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो जल प्रबंधन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, जल का संरक्षण। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है 59 नंबर, अंतिम एक क्वेश्चन है इसके बाद। प्राचीन भारतीय तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना। ओके, मेंटेनिंग हार्मोनी विथ नेचर। और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में विज्ञान और प्रकृति का संबंध किस रूप में देखा जाता है, तो विज्ञान और प्रकृति संतुलित हैं और समन्वित हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बैलेंस वे में चलते हैं। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा। और हाँ, क्वेश्चन जो पूछे हैं राष्ट्रीय और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये हमको कमेंट में बताइएगा। जल का फॉर्मूला सबको मालूम है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में।